गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे रिएक्टिविटी सीरीज, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल एटसेट्रा। तो ये शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है सक्रियता श्रेणी, यानी जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं उनमें कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन सब सक्रिय है, कौन किसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा है या किसकी सक्रियता सबसे कम है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा हाई रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव है और कौन सा मिडिल रिएक्टिव है। ठीक है, तो पहली बात तो हम जान लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें क्या होती है, तो रिएक्टिविटी सीरीज होती है द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। यानी सभी मेटल्स को एक सीरीज में हमने लिया, किस सीरीज में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किस बेस पे, तो इनकी रिएक्टिविटी के बेस में। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को सबसे ज़्यादा रखा गया और धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे आते गए वैसे वैसे उनकी रिएक्टिविटी कम होती गई और सबसे लास्ट में हमने रखा लीस्ट रिएक्टिव, यानी सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो वह सीरीज मेटल्स की जिसमें उसकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया है उसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस टॉपिक के विषय में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसका हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पर हमने पूरा आपको बताया है कि किस तरह से इसको ट्रिक के जरिए हम याद करेंगे ताकि ये कभी भी हमें ना भूले, क्योंकि ये जरूरी इसलिए भी है। अगर हम बात करें, आपको याद आ रहा हो कि ये रिएक्टिविटी सीरीज की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तो आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर में, तो वहाँ पर हमने एक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने बताया था कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो इस सीरीज के जरिए हमें पता चल सकता है कि कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो जो हाई रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। और वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि थर्ड चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। तो ये देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली में काम कैसे करती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम हाई रिएक्टिव की बात करें कि हाई रिएक्टिव कौन सा है, तो वहाँ पर सबसे हाई रिएक्टिव आपका पोटेशियम है, जो एयर के साथ रिएक्ट करके भी आग जला देता है, आपने सुना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है सोडियम। सोडियम थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है पोटेशियम की तुलना में, लेकिन सोडियम को यदि हम पानी के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये भी आग जला देता है। उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव आपका कैल्शियम। कैल्शियम को अगर हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये उसमें बॉयल होने लगता है, यानी बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी देता है। उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन की बात करें तो मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलता है यदि हम उसे जलाते हैं। फिर एल्युमिनियम है, और यहाँ पर हमने एक नॉन मेटल को रखा है कार्बन को, और दूसरा यहाँ पर एक नॉन मेटल को रखा है हाइड्रोजन को, जो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी मेटल्स के बेस में कैसी है। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सिर्फ हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की कोई भी चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने बताया कि पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। ये सभी हाई रिएक्टिव सीरीज में आते हैं। तो सबसे अगर ज़्यादा रिएक्टिव पूछा जाए तो पोटेशियम है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मिडिल रिएक्टिव की, यानी जिनकी सक्रियता मिडिल रहती है, कम रहती है ना ज़्यादा रहती है, तो उसमें आपका आता है जिंक आता है, फेरियम यानी आयरन आता है, टिन आता है और साथ में लेड आता है। तो ये सभी क्या है, मीडियम में रहते हैं, ना इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है। अब आते हैं लीस्ट रिएक्टिव, यानी जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, उनमें आपका कॉपर आता है, एजी, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है और प्लेटिनम आता है। तो ये सभी क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इस बेस पे हमें पता चल सकता है कौन सा हाई रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर सबसे मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये होगी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है कि कैसे इसको याद करेंगे, तो सीधे से डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक है वीडियो की, उसे देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे करते हैं। वैसे नॉर्मल देखकर भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, यानी जितने भी मेटल्स हैं उनके नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होगी। तो नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें मेटल्स की, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो धन आयन यानी पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ऋण आयन यानी निगेटिव चार्ज देते हैं। तो जब धन आयन और ऋण आयन आपस में मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ओके, चलिए देख लेते हैं रिएक्शन कैसी होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है आपका रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। यानी रिएक्टिविटी किस बेस पर होती है? रिएक्टिविटी बेस जो है वो है टेंडेंसी पर। किस चीज की टेंडेंसी? अटेन द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, यानी किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट सेल है, जो वैकेंट सेल है, उसको कंप्लीट करने की जो टेंडेंसी होती है, उस बेस पर हम उसको रिएक्टिविटी को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी जो जितना जल्दी आसानी से भर सकता है, कंप्लीट कर सकता है सेल, वो ज्यादा रिएक्टिव, जो थोड़ा सा बाद में करेगा वो कम रिएक्टिव होता है। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम मानते थे सोडियम, तो सोडियम हाई रिएक्टिव क्यों होता है? तो उसका रीजन है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 281। अब 281 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ पर सोडियम को अपना लास्ट ऑर्बिट फिल करना है, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की अपेक्षा क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा आसान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करके अपना लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली भर लेता है, और इसीलिए इसे हम बोलते हैं हाई रिएक्टिव। ठीक है, चलिए दूसरा चीज क्या है कि एटम्स ऑफ द मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म केटायंस। यानी कोई भी एलिमेंट यदि अपना लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, रिमूव करता है, तो वहां पर क्या फॉर्म होता है? केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर सोडियम में आपने देखा लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी रिमूव कर देता है, और जैसे रिमूव करता है तो वहां पर केटायन यानी आपका धनात्मक चार्ज आ जाता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही रिमूव कर देता है तो आपका सोडियम जो होता है Na, वो पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं केटायंस। ठीक है, चलिए आगे है एटम ऑफ द नॉन मेटल्स, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। यानी नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अपने वैलेंस सेल में, और क्या फॉर्म करते हैं? एनायंस। एनायंस मतलब ऋण आयन। कैसे? जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बता देते हैं। आपके पास है क्लोरीन। क्लोरीन का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2, 8 और 7। अब 7 है, इसका लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली अगर फिल करना तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पर 8 हो जाते हैं, ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसे ही हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी बेस में अगर हम कैथोड बोलें तो मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एनोड बोलें मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे एग्जांपल जस्ट मैंने अभी आपको डिस्कस किया उसको देख लेते हैं कि जो आपका NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड बनता है, जो आपका मॉलिक्यूल बनता है, तो कैसे बनता है? तो आपको पता है कि जो सोडियम होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या कर देता है? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है या लूज कर देता है, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसका लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो जाता है, और लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने बताया था कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं केटायंस, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर हम बात करें, हमारे पास क्लोरीन आयन है। क्लोरीन आपको पता है नॉन मेटल है, तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इसको ये ऑर्बिट कंप्लीट करना तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या कर देता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसे हम बोलते हैं एनायंस। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है? उठ के क्लोरीन के पास। वही चीज यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और वो निकल के किसके पास आ जाता है? क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये कंप्लीटली, इसका भी ऑर्बिट कंप्लीट, इसका भी ऑर्बिट कंप्लीट, और इस तरह से आपका NaCl का जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे ही आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और आपका एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो होप आपको ये एग्जांपल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया कि जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं तो कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, यानी जो आयन से मिलकर बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कैसे, देख लेते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर फॉर्म होते हैं। कैसे? फ्रॉम अ मेटल, यानी एक मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और दूसरे नॉन मेटल पर इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल से ट्रांसफर होता है टू ए नॉन मेटल, कहां पर? नॉन मेटल में जाता है, तो इन्हें हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। जैसे अभी हमने जस्ट एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया था सोडियम और क्लोरीन का। तो सोडियम क्या करता है? मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, और जो क्लोरीन है नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और दोनों में एक में पॉजिटिव चार्ज एक में निगेटिव चार्ज आता है, और दोनों मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोकोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आयनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल वही जो अभी हमने बताया। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी फिजिकल नेचर क्या होता है? तो फिजिकल नेचर होता है दे आर सॉलिड, हार्ड एंड जनरली ब्रिटिल, यानी जितने भी आपके कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि एक तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, दूसरे हार्ड होते हैं, और तीसरा क्या होता है? ब्रिटिल। ब्रिटिल मतलब होते हैं, हिंदी में से बोलते हैं भंगुर। भंगुर मतलब जब हम उसे तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NaCl। यदि NaCl सॉलिड फॉर्म में एक टुकड़े फॉर्म में होता है, जैसे आपने पहले जो नमक आता था, पिसा हुआ नमक नहीं आता था, डेले वाला नमक आता था, तो उस नमक की अगर हम बात करें तो वो NaCl है। NaCl मतलब आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड है, हार्ड है और ब्रिटल है। क्लियर? ओके। दूसरी अपनी सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो NaCl है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आप कोशिश करना कभी इसको बॉयल करने की, या फिर कह सकते हैं इसको अगर हम मेल्ट करने की बात करें तो आप मेल्ट करने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा तब जाके कभी ये मेल्ट हो सकते हैं। फिलहाल मैंने कभी नहीं देखा मेल्ट होते हुए। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। अगर हम बात करें कि इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है तो जनरली सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल, यानी जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम वाटर के अलावा बात करें तो ये किसमें जो है इनसॉल्युबल होते हैं? चाहे केरोसिन ऑयल ले लो, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, यहाँ पर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट पे आप करके देख सकते हो। आपको थोड़ा सा नमक लेना है, पानी लेना है और केरोसिन ऑयल लेना है। नमक को पानी में डालना है और केरोसिन ऑयल में डालना है, दोनों को सेक करना है और फिर देखना है कहाँ पर डिजॉल्व है कहाँ पर डिजॉल्व नहीं है। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे करके देख सकते हो। और मैं कहता हूँ कि जीवन में अगर आपने एक्सपेरिमेंट बेस्ड यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की है तो जीवन में कभी भी नहीं भूलती है, इसलिए कोशिश करें, करके देखें। नेक्स्ट है आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें कि गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन एंड सॉल्युबल बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। लेकिन कंडीशन क्या है कि इन मॉल्टेन स्टेट, मॉल्टेन मतलब लिक्विड स्टेट में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, बट अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना, कोशिश करना कभी भी आप कोशिश करना, आप नमक लेना सॉलिड फॉर्म में लेना, दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी देखना कंडक्ट हो रहा क्या, नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के उसको सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर देना या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। अगर कंडक्ट होती है मतलब द एक्सपेरिमेंट इज कन्फर्म्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल, यानी मेटल के शुद्धिकरण की बात हम करने वाले हैं कि मेटल कैसे शुद्ध किया जाता है। तो नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं जो मेटल्स से बहुत लेस रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं, जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया या प्लेटिनम हो गया, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो वो नॉर्मल तौर पे आपको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। बट इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं वो नॉर्मल तौर पे फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, बल्कि किसी न किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करने के बाद और फॉर्म में मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, उनको हम डिफाइन कर देते हैं। तो हमारे पास पहला टर्म है आपका मिनरल्स।
ठीक है, मिनरल मतलब होता है खनिज। तो खनिज क्या होते हैं? द एलिमेंट्स आर कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी वे पदार्थ, वे कंपाउंड्स, वे एलिमेंट्स जो कि अर्थ क्रस्ट में यानी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। क्लियर है? ओके। अब दूसरा टॉपिक हमारे पास ओर क्या होता है? मतलब अयस्क, हिंदी में बोलते हैं अयस्क। तो अयस्क क्या होता है कि मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी ऐसे मिनरल्स, मैंने मिनरल्स बताया जो भी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे मिनरल्स जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मौजूद होता है? मेटल यानी धातुएं मौजूद होती हैं, और उन धातुओं को हम अपने यूज़ के लिए क्या करते हैं? उससे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। उन मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स। तो देखो मिनरल्स और ओर्स में क्या डिफरेंस है कि मिनरल्स तो हम किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड जो नेचुरली पृथ्वी के अंदर पाया जाता है वो खनिज है, यानी मिनरल्स है। अब उनमें से जिसमें परसेंटेज मेटल्स की ज़्यादा होती है, जिनको हम अपने फायदे के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ओर मतलब अयस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है, तो कौन कौन से स्टेप है? तो हमारे पास 3 स्टेप्स यहाँ पर हैं। स्टेप 1 क्या करता है? इनरिचमेंट ऑफ ओर, सेकेंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये 3 स्टेप हैं जिससे आप ओर से जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं, शुद्ध करते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले कौन कौन से स्टेप होते हैं? तो गैंग से फिर होता है रोस्टिंग के बाद कैल्सिनेशन के बाद रिडक्शन। ये सभी प्रोसेस होते हैं, 1 बाय 1 अप्लाई होंगे। चलिए मैं एक चित्र के जरिए पहले सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि एक्चुअली में प्रोसेस कैसे होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। चलिए तो यहाँ पर सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है ओर का मतलब मैंने आपको बताया था क्या है? तो ओर मतलब होता है वही अयस्क जो कि पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, सिंपल। अब ओर्स अगर बात करें तो ओर्स किन चीज़ों के हो सकते हैं? तो हमने इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहला है जो मेटल जो हाई रिएक्टिव, यानी वे मेटल जो हाई रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में भी हमने देखा, उनको एक पार्ट में रखा। दूसरे पार्ट में जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, यानी कार्बन और क्या बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जिनकी रिएक्टिविटी होती है वो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं, तो उनको दूसरे भाग में रखना। और तीसरे भाग में हमने लिखा लो रिएक्टिविटी, यानी जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, अगली चीज देख लेते हैं। अब इसके बाद जिनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता, सीधे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद यानी नॉर्मल तौर पे जितने भी जो रिएक्टिविटी होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनका क्या मोल्टेन स्टेज में लाते हैं, मोल्टेन मतलब पिघली हुई अवस्था में, और फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। और जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपका प्योर मेटल जो है वो मिल जाता है, यानी बहुत आसानी से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। ये अगर बहुत ज़्यादा विस्तार में आपको देखना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अलग से वीडियो सेपरेटली बना हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई रिएक्टिव मेटल्स का, यानी हाई रिएक्टिव मेटल्स को सीधे मोल्टेन ओर से क्या कर देना है, इलेक्ट्रोलिसिस कर देना है, और का प्योर मेटल जो है निकल के बाहर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सेकंड अगर हम बात करें मीडियम रिएक्टिविटी की बात करें, यानी जो मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो मीडियम है, उनको कैसे करेंगे? तो वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। अगर मीडियम रिएक्टिविटी है तो या तो वहाँ पर कार्बोनेट ओर होगा, यानी CO3 लगा होगा, या फिर सल्फाइड ओर होगा। ठीक है, तो सल्फाइड और कार्बोनेट 2 प्रकार के ओर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जो मीडियम रिएक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका आता है कैल्सिनेशन और दूसरा आता है आपका रोस्टिंग। यानी जो कार्बोनेट ओर होगा उसका हम कैल्सिनेशन करेंगे, जो सल्फाइड ओर होगा उसका हम रोस्टिंग करें। तो यहाँ पर ये 2 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आपका कैल्सिनेशन, दूसरा रोस्टिंग। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो कार्बोनेट ओर होते हैं उसका कैल्सिनेशन करते हैं, जबकि सल्फाइड ओर का क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। तो कैल्सिनेशन का मतलब होता है हमें इसको हीट करना है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में, एयर की अब्सेंस में यदि गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। और यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस होता है। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने के बाद दोनों का प्रोसेस फिर सेम हो जाता है। फिर दोनों का क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल यानी ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के बाद आपका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के बाद आपका रिफाइनिंग होता है, आपका प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये हो गया आपका मीडियम
मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स की बात। अब हम बात करते हैं लो रिएक्टिविटी वाली बात, यानी जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो उनको कैसे अलग करेंगे। तो उनके लिए जो इसमें जो रिलेटेड आपके अयस्क होते हैं, ओर होते हैं, वो आपका होता है सल्फाइड ओर होता है। सल्फाइड का क्या करते हैं हम, रोस्टिंग करते हैं। यहाँ पर भी देखो सल्फाइड का क्या है कि हमने रोस्टिंग किया है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है। रोस्टिंग करने के बाद फिर मेटल निकलता है और उसकी रिफाइनिंग कर देते हैं तो शुद्ध मेटल मिल जाता है। तो इस तरह से देखो हमने किस तरह से आपको चित्र के जरिए सारी चीजें समझा दी कि हमारे पास जो भी ओर होते हैं उनको हमने तीन भागों में, तीन पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट आता है आपका हाई रिएक्टिविटी का, सेकंड पार्ट आता है मीडियम रिएक्टिविटी का, थर्ड पार्ट आता है लो रिएक्टिविटी का। तो जो हाई रिएक्टिव होते हैं उनका सीधे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, प्योर मेटल मिल जाता है। लेकिन जो आपके मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं उनको फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ उसमें कार्बोनेट ओर होते हैं, कुछ सल्फाइड होते हैं। जो कार्बोनेट होते हैं उनका कैल्सिनेशन होता है, मतलब एयर की एब्सेंस में गर्म करते हैं, और जो सल्फाइड ओर होता है उसका रोस्टिंग होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनको गर्म करते हैं। फिर दोनों का क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के बाद रिफाइनिंग कर लेते हैं और आपका प्योर मेटल मिल जाता है। इसके बाद लास्ट में जो आता है, जो रिएक्टिविटी लो होती है, बहुत कम होती है, वो उसमें कौन से आते हैं, उसमें सल्फाइड ओर होते हैं और उनका रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग के बाद मेटल और रिफाइनिंग। तो ये प्रोसेस से आपके सारे मेटल्स का जो है शुद्धिकरण हो जाता है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं कुछ विशेष टर्म हमारे पास और बचे हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास है वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं। तो पहले गैंग, अभी जस्ट हमने बात की थी कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, गैंग। तो एक्चुअली गैंग क्या होता है, तो ओर आर यूजुअली contaminated with large amount of impurities such as soil, सैंड आर कॉल्ड गैंग। यानी जो भी ओर होते हैं, जो भी अयस्क होते हैं, उसमें बहुत सी ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ अवेलेबल होती है, सॉइल यानी मिट्टी, सैंड, बालू, रेत, ऐसी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ अवेलेबल होती हैं और इन इम्प्यूरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग जस्ट मैंने अभी बताया, द सल्फाइड ओर, यानी जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, हवा की, एयर की प्रेजेंस में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। समझ में आया। तो रोस्टिंग क्या होता है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले सल्फाइड गैस क्या है, जिंक, ZnS यानी जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी O2 के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और जैसे हीट करते हैं तो जिंक सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में, और साथ में SO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का कोई भी सल्फाइड अयस्क, एक सल्फाइड ओर है, उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग एयर की प्रेजेंस में होता है, कैल्सिनेशन एयर की एब्सेंस में होता है। यानी द कार्बोनेट ओर, यानी जितने भी आपके कार्बोनेट ओर होते हैं, आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन नहीं होगी तो बेहतर होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट और है, इसको हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो आपका ऑक्साइड बन रहा है वो जिंक ऑक्साइड, और साथ में CO2 गैस रिलीज हो रही है। यानी यहाँ पर एक ऑक्सीजन जिंक के साथ रहता है और CO2 रिलीज हो जाती है। तो जब भी किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो नॉर्मल तौर पर गैसेज रिलीज होती हैं, तो अगर हम कार्बोनेट को लेकर गर्म करेंगे तो CO2 रिलीज हो जाएगी और आपका मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको याद आया होगा, कल चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में टाइप ऑफ एक रिएक्शन थी, वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होता है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर कहीं पर हम ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, कैसे, तो मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। यानी अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को यूज करें और ऑक्सीजन को रिमूव करें तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। कैसे, हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड बना था कैल्सिनेशन के बाद। अब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करना यानी रिडक्शन करना है, तो हम कार्बन को यहाँ पर यूज करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है और आपका प्योर मेटल जिंक जो है मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन।
आगे देख लेते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब आपको मेटल को क्या करना है, शुद्ध करना है। तो रिफाइनिंग करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ तरीकों की हम बात करते हैं। तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यानी अगर हम बात करें ज़्यादातर मेटल्स की बात करें तो उनके रिफाइनिंग के लिए हम जो हमेशा यूज़ करने वाला जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वहां पर भी जाके उसको देख सकते हैं डिटेल में। फिलहाल छोटी छोटी बातें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनोड, तो एनोड हम किसका बनाएंगे, इम्प्योर कॉपर का बनाएंगे। कैथोड किसका बनाएंगे, तो स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर का बनाएंगे। और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन किसका लेंगे, तो हम कॉपर सल्फेट का ले रहे हैं। मतलब ये हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। एक की बात क्या कर रहे हैं, यदि आपको कॉपर को शुद्ध अवस्था में निकालना है, कॉपर की रिफाइनिंग करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा एनोड लेना है, कौन सा कैथोड लेना है, कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेना है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें हम दूसरी चीज़ के लिए चेंज कर लेंगे। चलिए यहाँ पर सामने आपके चित्र दिखाई दे रहा है, देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ भी हम बोल सकते हैं इसको। तो इसमें ऐसे करना क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई भी इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास इम्प्योर कॉपर है। अब आपको इस इम्प्योर कॉपर को क्या करना है, शुद्ध करना है। आप कैसे करेंगे, तो ध्यान से रखना, इसका हम इलेक्ट्रोलिटिक करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले आपको एक पॉट लेना है, जैसे यहाँ पर आपका पॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके पास यहाँ पर दो टर्मिनल्स लेंगे, एक आपका एनोड और दूसरा लेंगे कैथोड। तो एनोड मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। दोनों को हम बैटरी के टर्मिनल से पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जरूरी क्या है कि जब हम एनोड लेंगे तो एनोड हम लेंगे इम्प्योर सब्सटेंस का, यानी जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है उसका हम ले लेंगे क्या, एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल से जोड़ देंगे। और जो कैथोड है उसको हम प्योर मतलब जिससे मतलब कॉपर को अलग करें, तो कॉपर की एक पतली स्ट्रिप ले लेंगे और उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम नेगेटिव से जोड़ेंगे, जो इम्प्योर कॉपर है उसको हम पॉजिटिव चार्ज से जोड़ देंगे। इसके बाद ये जो आपका बर्तन है, ये जो पॉट है, यहाँ पर हम एक सोल्यूशन डालेंगे और वो सोल्यूशन किससे रिलेटेड होगा, कॉपर का कोई सॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कॉपर का हमने साल्ट लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉट लेना है, उसमें एक सोल्यूशन लेना है। किसका सोल्यूशन लेना है, तो जिसका हम प्योरीफिकेशन करते हैं उसी से रिलेटेड कोई साल्ट ले लेंगे। तो यहाँ कॉपर का करना है, तो कॉपर का सोल्यूशन हमने ले लिया, कॉपर सल्फेट। अब क्या कर देना है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिस यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम बैटरी कनेक्शन के पावर को ऑन करते हैं, वैसे ही क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं और ये क्या होता है, डिसोसिएट होने लगता है। किसमें, ये जो कॉपर होता है, ये कॉपर डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म कर देता है, ये फॉर्म कर देता है कॉपर डबल प्लस आयन, यानी आयंस में टूट जाता है। ठीक है, अब चूंकि ये कॉपर है पॉजिटिव चार्ज में आता है, तो कॉपर पॉजिटिव चार्ज में होने की वजह से जो नेगेटिव टर्मिनल्स होता है उस तरफ अट्रैक्ट होता है और धीरे धीरे इधर के कॉपर के जितने भी एटम्स होते हैं वो धीरे धीरे कॉपर पॉजिटिव आयन में चेंज होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल्स पे जुड़ते जाते हैं। तो धीरे धीरे इसके ऊपर एक लेयर आनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में आपको इसके ऊपर एक लेयर दिख जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी लेयर धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर प्योर कॉपर अवेलेबल है वो आयंस में टूटेगा। आयंस में टूटने, जैसे आयंस में टूटेगा तो नॉर्मल तौर पे कोई भी चीज़ आयनित जब होती है तो यहाँ से कोई भी चीज़, मैंने अभी जैसे बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसने लिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो इधर चला गया, नेगेटिव किधर जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ पर रह जाता है और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देता है, पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जुड़ता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इधर के कॉपर टूट टूट के इधर जुड़ते जाते हैं और उसके ऊपर एक मोटी लेयर आ जाती है, किसकी, प्योर कॉपर की। और ये धीरे धीरे से कटता जाता है, कम होता जाता है और जितनी भी इसमें इम्प्यूरिटीज़ थी वो नीचे आके यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है और इसे हम बोलते हैं इम्प्यूरिटीज़ या एनोड मड। एनोड मतलब पॉजिटिव और मड मतलब मिट्टी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो जाती हैं और जितना भी प्योर कॉपर होता है वो निकल के इस स्ट्रिप पर जाके चिपक जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग।
ठीक है। तो यहाँ पर एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो एनोड पे हो रही है कॉपर, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो कैथोड पे Cu++ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और वो कॉपर में कन्वर्ट होकर उसके साथ जुड़ता जा रहा है। ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे ही आते हैं तो कॉपर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर चिपकते जाते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैंने इसका अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं जैसे नॉर्मल तौर पे ऑन द पासिंग ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो हमने सोल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, द इम्प्योर मेटल फ्रॉम ऑक्साइड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो नीचे की तरफ डिजॉल्व हो जाता है। तो नॉर्मल तौर पे अगर इम्प्यूरिटीज की बात करते हैं तो इम्प्यूरिटी 2 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी, एक होती है जो सॉल्युबल होती है, एक जो होती है इनसॉल्युबल। तो जो सॉल्युबल होगी वो कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स हो जाएगी, जो इनसॉल्युबल हो जाएगी वहीं पर क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाती है। सेकेंड पॉइंट है आपका एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ डिपॉजिट एट द कैथोड। यानी कैथोड पर बिल्कुल उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा जितना इधर से निकल के उधर गया है। द इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम फॉर द एनोड एज कॉल्ड एनोड मड। और जो इम्प्यूरिटीज एनोड की तरफ जो है नीचे सेटल डाउन हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनोड मड। आगे बात कर लेते हैं कोरोजन। कोरोजन अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में आया गया होगा चैप्टर नंबर 1 में, कौन सा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कोरोजन एंड रेंसिडिटी एक टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उसी का एक पार्ट है कोरोजन, जो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी पढ़ रहे हैं। तो कोरोजन क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। तो सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट करोड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम एंड इट इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कोई भी मेटल होता है जब कुछ समय के लिए आप खुले में छोड़ देते हो तो वो एयर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर देता है और उसका जो आउटर सरफेस हो जाता है वो करोड हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, आपका मेटल होता है। ठीक है। तो सिल्वर को अगर हम कुछ समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो किस कलर में चेंज हो जाता है, तो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या कर देता है, उसके ऊपर एक कोटिंग फॉर्म कर देता है, किसका, सिल्वर सल्फाइड की। और सिल्वर सल्फाइड जो होता है ये आपका ब्लैक कर देता है किसको, सिल्वर को। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन। दूसरा एग्जांपल अगर लें तो कॉपर। कॉपर को अगर आपने देखा हो तो नॉर्मल तौर पे कॉपर क्या होता है, ब्राउन कलर में होता है। लेकिन कॉपर को अगर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो कॉपर कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ब्राउन से। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो आयरन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा अपने आस पड़ोस। तो व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर एक्यूट्स द कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लाइकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। यानी जब हम आयरन को खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद उसका जो कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है। तो ये हो गया आपका कोरोजन का प्रोसेस। अब बात करते हैं कि इसको प्रिवेंशन के तरीके कौन कौन से हैं। यदि मान लो कोई भी मेटल है उसको कोरोजन से बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो कौन कौन से माध्यम है, तो बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग। यानी ये आयरन में रस्ट लग रहा है, जंग लग रही है, तो उसको प्रिवेंट करने का पहला तरीका है पेंटिंग। पेंट कर देते हैं, हम करते हैं, हमेशा करते हैं। ऑयलिंग कर देते हैं, उसके ऊपर तेल लगा देते हैं। ग्रीसिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, या फिर एनोडाइजिंग कर देते हैं, या फिर मेकिंग एलॉय। यानी अपने पास कितने तरीके हो गए, पहला हो गया पेंटिंग, दूसरा ऑयलिंग, तीसरा ग्रीसिंग, चौथा गैल्वेनाइजेशन, पांचवा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, छठा एनोडाइजिंग और सातवां मेकिंग एलॉय। यानी आपके पास 7 प्रिवेंटिंग ऑप्शंस हो गए जिसकी वजह से आप जो है किसी भी मेटल्स को कोरोड होने से बचा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सातों मेथड एक में ही अप्लाई कर दी जाए, अलग अलग मेटल्स के लिए उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे अलग अलग जगह हम इनको यूज कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं, सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एक्चुअली होता क्या है कि इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। यानी कोई भी स्टील है या कोई भी आयरन है उसको आपको कोरोजन से बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो उसके ऊपर एक हम पतली लेयर किसकी लगा देते हैं, जिंक मेटल की लगा देते हैं। तो जिंक मेटल लगाने के बाद उसमें कोरोजन नहीं होता है, यानी वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो कोरोजन होने का सवाल ही नहीं है। क्लियर है। चलिए सेकेंड है एलॉय। एलॉय का मतलब होता है, अगर हम इसकी बात करें तो एलॉय तो उपधातु कह सकते हैं। तो होता क्या है एलॉय में कि एलॉय क्या है, एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी दो या दो से अधिक मेटल्स का या मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जहां पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटल है, तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और इसे हम बोलते हैं एलॉय। तो कोई भी चीज को एलॉय बनाने के बाद भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यानी कोरोजन नहीं होता है। अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कौन कौन से एग्जांपल्स यहाँ पर हम ले सकते हैं, तो पहला एग्जांपल है आयरन। अब आयरन का अगर आपको मतलब कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो आयरन के क्या बनाएंगे, हम एलॉय बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, यानी आयरन के साथ यदि हम थोड़ी सी मात्रा किसकी मिला देते हैं, कार्बन की, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हार्ड हो जाता है। अगला स्टील है, तो स्टील में हम क्या करेंगे, जैसे आयरन है तो आयरन में अगर हम थोड़ा सा निकेल मिला दें या क्रोमियम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, स्टील। आप बताओ स्टील में जंग लगता है क्या, नहीं। जो घरों में हम बर्तन यूज करते हैं वो स्टील के होते हैं, जो आयरन और निकेल और क्रोमियम से मिला के बनाए जाते हैं, और यही रीजन है कि उसमें जंग नहीं लगता है, यानी कोरोजन प्रोसेस नहीं होता है। इसके बाद ब्रास की अगर हम बात करें तो ब्रास भी आपका क्या होता है, कॉपर और जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से उसमें भी किसी भी तरह की रस्टिंग नहीं होती है। इसके बाद आपका जो ब्रॉन्ज होता है उसमें कॉपर और टिन, ये दोनों चीज़ें मिलाई जाती हैं। सोल्डर जो होता है उसमें लेड और टिन मिलाया जाता है। सोल्डर मतलब वही जो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं लोग, वो क्या करते थे, जो कहिया रांगा लगाते हैं ना, तो वो जो आपका सोल्डर होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो किसका बनता है, लेड और टिन का बनता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है और आसानी से वो मेल्ट हो जाता है। इसके बाद अमलगम। अमलगम क्या होता है, एक्चुअली इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, यदि कोई भी आपने एलॉय बनाया है उसमें एक मेटल मर्क्यूरी यूज किया है तो उसे हम बोलते हैं अमलगम। नॉर्मल तौर पे आपके जो एनसीईआरटी के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कितना परसेंट किसका। नॉर्मल तौर पे इनका एक परसेंटेज बिल्कुल फिक्स होता है, इसी परसेंटेज में मिलाएंगे तो ही आपका एलॉय बनेगा। तो नॉर्मल तौर पे एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाता है, पर आप ध्यान रखिए कि यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एनटीएससी वगैरह निकालना चाह रहे हैं, तो फिर इसके परसेंटेज की भी जरूरत होती है, तो उसको भी ध्यान से देख लेना और समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका एंड होता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये थर्ड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया है, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ जाकर वो दोनों वीडियो भी देख लीजिए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं वो रहेगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, यानी एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस और आंसर को हम वहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।